हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी अर्धौसत विधि है, जल औसत विधि। इससे पहले कि हमने जो जितनी भी थ्योरी थी, काल श्रेणी का विश्लेषण या विघटन, और जो हमारे काल श्रेणी के संघटक और महत्व थे, वो हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अर्धौसत विधि कौन सी होती है, क्या होता है, और जल औसत विधि। ठीक है, अर्धौसत विधि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम काल श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि जब हमें इवन नंबर दिए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8, जब हमें इवन नंबर ऑफ ईयर दिए होते हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं, अर्धौसत विधि। ठीक है, कि हम इनको क्या कर देते हैं, इक्वल भागों में विभाजित कर लेते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक आधे भाग का पृथक पृथक समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, यानी कि अलग अलग करके आधे आधे भाग का हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। दोनों अवधियों के माध्यों को उस समय अवधि के मध्य के सामने ग्राफ पर अंकित किया जाता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो सरल रेखा बनती है उसे प्रवर्ती रेखा कहते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर किया था, जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। अर्धौसत विधि का अध्ययन हम दो स्थितियों में करेंगे, जब श्रेणी में दिए गए वर्षों की संख्या सम हो, यानी कि इवन हो। ठीक है, जब श्रेणी में दिए हुए वर्षों की संख्या इवन हो, अर्थात 4 6 8 इत्यादि हो, तो उस श्रेणी को दो बराबर भागों में आसानी से विभाजित किया जाता है। ये तो आपको पता है, यदि इवन नंबर दिया होता है, यदि मान लो 4 दिया हुआ है तो हम 2 2 के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, 6 दिया हुआ है तो हम 3 3 के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इस स्थिति में प्रवर्ती रेखा को ज्ञात करने की प्रक्रिया निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था। ठीक है, हमने क्या किया था, 4 4 के अंदर डिवाइड कर दिया था, इनका टोटल कर दिया, सेमी एवरेज निकाल लिया था और इनका मिडिल ईयर निकाल लिया था। मिडिल ईयर आपको बताया था मैंने कि इन दोनों ईयर के मिड की जो वैल्यू होगी वो हम देंगे मिडिल ईयर में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब श्रेणी में दिए गए वर्षों की संख्या विषम हो, यानी कि ओड हो। जब श्रेणी में दिए गए वर्षों की संख्या विषम हो, अर्थात 3 5 7 9 इत्यादि हो, तो उस श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटने से समस्या आएगी, मतलब कि उन दोनों को डिवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में श्रेणी को बिल्कुल बीच के वर्ष के आंकड़ों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि जैसे कि हमने ओमिटेड किया था। ठीक है, हमने श्रेणी के बीच की जो वैल्यू थी हमने उसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हमें 2005 2013 तक अर्थात 9 वर्षों के आंकड़े दिए हैं, तो हम 2009 के यानी कि पांचवें जो वर्ष होगा, ठीक है, पांचवा जो वर्ष होगा के मूल्य को छोड़ देंगे तथा 4 वर्षों के दो भाग अर्थात 2005 से 2008 को पहला एवं 2010 से 2013 को दूसरा भाग बना लेंगे। शेष प्रक्रिया पूर्ववत रहती है। इस स्थिति में प्रवर्ती रेखाओं को ज्ञात करने की प्रक्रिया निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये अलग एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया था, ये अलग है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 2007 8 9 10 11 12 13 ये दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम क्या कर देंगे, जो मिड की वैल्यू है, 3 इधर हमने छोड़ दिया, 3 इधर हमने छोड़ दिया। ठीक है, जो मिड की वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, हम बीच की जो वैल्यू है उसको छोड़ देंगे, और इन 3 ईयर को हम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने इवन वाले में किया था। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, इन तीनों का टोटल करना है। ठीक है, उनकी एवरेज निकालनी है और फिर मिडिल ईयर निकालना है और ट्रेंड लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देती हूँ। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ सकती है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या करना है, बाकी सारा सेम स्टेप है। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनानी है, एक्चुअल लाइन बनानी है। इसके अंदर एक और चीज भी पूछी गई है, ऑल्सो एस्टिमेट दी प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014। तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट बनाना है 2014 का। तो जो 2014 वाली जो पॉइंट है उसको हम क्या कर देंगे, जो ट्रेंड लाइन का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, यानी कि जो लास्ट पॉइंट है ट्रेंड लाइन का, जिससे हम ट्रेंड लाइन को शो करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे 2014 को, और उसके सामने की जो लाइन बनेगी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने जो भी पॉइंट पे लाइन बनेगी हम उससे मैच इट कर देंगे, और क्या आ जाएगा हमारे पास, 37 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमने एस्टिमेट लगाया है कि 2014 में हमारा इतना मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया होगा। आई होप आपको समझ में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। आगे है हमारी अर्धौसत विधि के गुण व अवगुण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ भी स्किप नहीं करना है, जितनी भी मैं आपको करवा रही हूँ वो आपने सब मतलब करके ही जाना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर यदि आपने कुछ भी छोड़ दिया तो आपको आगे मतलब एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी जितनी भी थ्योरी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ही रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अब हम देखते हैं अर्ध औसत विधि के गुण व अवगुण। यह विधि सरल है, इजी होती है ये विधि। यह विधि पक्षपात रहित है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं हुआ है। इस विधि द्वारा प्राप्त प्रवृत्ति मूल्य निश्चित होते हैं, यानी कि जो ट्रेंड लाइन जो हमें मिलती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। प्रवृत्ति रेखा खींचने में अधिक समय और श्रम नहीं लगता, ठीक है, श्रम भी नहीं लगता और क्या है, समय भी नहीं लगता। और अवगुण क्या है, यह विधि सरल रेखा प्रवृत्ति की मान्यता पर आधारित है जो सदैव सही नहीं उतरती, यानी कि इसके अंदर दिक्कत भी आ सकती है, कई बार होते हैं पॉइंट्स आगे पीछे हों, तो ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा इजी ही रहेगी, ठीक है। यह विधि चरम मूल्यों से प्रभावित होती है, एक्सट्रीम वैल्यू से, ठीक है। यह विधि चक्रीय उच्चावचनों के प्रभाव की अवहेलना करती है, यानी कि जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, उनकी अवहेलना करती हुई ये डायरेक्ट जो भी हमें पॉइंट दिए गए हैं उनको बस मेंशन करना होता है, इसकी अवहेलना करती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं मेंशन करती। आगे हम देख लेते हैं चल औसत विधि, ठीक है। प्रवृत्ति को ज्ञात करने की यह विधि व्यवहार में बहुत प्रचलित है। इस विधि में चल औसत यानी कि मूविंग एवरेज ज्ञात किए जाते हैं, मूविंग एवरेजेस ज्ञात किए जाते हैं। चल औसत की गणना करते समय सबसे पहले यह निश्चित करना पड़ता है कि कितने वर्ष चल औसत निकालना है, यानी कि 4 ईयरली, 3 ईयरली, 5 ईयरली, ये हमें देखना पड़ता है। अर्थात चल औसत की अवधि 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष आदि कितनी है, यह अवधि आंकड़ों की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है और इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, कुछ भी अलग से कोई भी नियम नहीं है। फिर भी अवधि के चुनाव में यह ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि दिए गए मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव सामान्यतः कितने वर्षों के बाद आते हैं, मतलब कि हम ये देखते हैं कि कितने वर्षों के बाद उतार चढ़ाव आया गया है, ठीक है। जितने वर्षों के बाद ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं उतने ही वर्षों का चल औसत बनाया जाना चाहिए, ठीक है। चल औसत विधि का अध्ययन हम 2 स्थितियों में करेंगे, जब चल औसत अवधि विषम हो यानी कि ओड हो, ठीक है, और एक होता है इवन हो, यानी कि जैसे हम 4 ईयरली भी निकालते हैं और 3 ईयरली भी निकालते हैं, ठीक है। तो हम दोनों स्थितियों में इसका अध्ययन करते हैं। जब चल औसत की अवधि क्या हो, विषम हो यानी कि ओड हो। जब चल औसत की अवधि विषम है, मान लीजिए 3 वर्ष है, ठीक है, तो चल औसत की गणना के लिए निम्न प्रक्रियाएं होती है। ये क्या है, ये वही सारे स्टेप आपको बताएंगे जो हमने क्वेश्चन के अंदर किए हैं 3 ईयरली टोटल के अंदर, ठीक है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो हमने फाइंड आउट की थी वो ये सारे स्टेप है। सर्वप्रथम दी गई काल श्रेणी के पहले 3 वर्षों के मूल्य को जोड़िए, जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा था, ठीक है, इन तीनों को जोड़िए और इस जोड़ को दूसरे वर्ष के सामने लिखिए, ठीक है, यानी कि जैसे हम मिड वैल्यू के आगे लिखते होते हैं ना, तो दूसरे वर्ष के आगे लिखिए। 3 ईयरली निकालना, उन्होंने 3 ईयरली का एग्जांपल दिया एक बार आपको, ठीक है, तो हमने क्या करना है, दूसरे वर्ष के आगे लिखना है। इसके बाद प्रथम वर्ष के मूल्य को छोड़कर दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के मूल्य को जोड़कर इस जोड़ को तीसरे वर्ष के सामने लिखिए, यानी कि फर्स्ट जो होता है ईयर उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेते हैं और फिर हम थर्ड वाले के आगे लिखते हैं, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन के अंदर किया था। यह क्रिया तब तक करते रहिए जब तक कि हम श्रेणी के अंतिम मूल्य तक ना पहुंच जाए, यानी कि जब तक लास्ट में 3 वैल्यूज ना रह जाएं, ठीक है। तो जब हम लास्ट में 3 स्टेप कर देंगे, इसके बाद कोई भी 3 वैल्यूज नहीं रहती तो हम इनका टोटल नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बस यहाँ तक ही करेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त किए गए चल जोड़ों को चल औसत की अवधि से, अर्थात यहाँ 3 से भाग दीजिए, यानी कि जो हमने मूविंग टोटल निकाला है उसको हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। और विभिन्न वर्षों के परिवर्ती मूल्यों को दर्शाते हैं। ये मूल्य ही चल औसत हैं और विभिन्न वर्षों के परिवर्ती मूल्य को दर्शाते हैं, यानी कि हम इनसे ही मूविंग एवरेज निकालते हैं। इसी प्रकार 5 वर्षीय, 7 वर्षीय चल औसत ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कि यदि 5 वर्ष दिया गया है तो हमने सेम ही लिखना है, बस क्या करना है, हमने 5 वर्षीय के मूल्य को जोड़िए और इस जोड़ को किसके आगे लिखना है, हमने जैसे कि 1 2 3 4 5, तो हमने 3 वाली वैल्यू के आगे लिखना है, ठीक है। 2 ऊपर से छोड़ दिए, 2 नीचे से छोड़ दिए, मिड वैल्यू के आगे लिख देंगे हम, ठीक है। सिमिलरली हम 7 वर्षीय निकाल लेंगे। चल औसत की निर्माण प्रक्रिया को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि हमने अभी देखा है, ठीक है। अब है चल औसत की अवधि सम हो यानी कि इवन हो, ठीक है। प्रथम अवधि और द्वितीय अवधि जब इवन हो यानी कि 4 ईयरली हो, पूछा गया हो, तो हमें तब इसके 2 मेथड होते हैं, लेकिन हम ओनली फर्स्ट मेथड करेंगे, सेकंड मेथड को हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। प्रथम विधि, ठीक है, इस विधि में 4 वर्षों की केंद्रीय चल औसत गणना प्रक्रिया निम्नलिखित है, यानी कि 4 वर्ष 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाला जाता है। सर्वप्रथम हम काल श्रेणी के पहले 4 वर्षों के मूल्य को जोड़िए और इस जोड़ को दूसरे व तीसरे वर्ष के बीच में लिखिए। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दिए गए होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, हमने इन दोनों को छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरे और तीसरे के बीच में लिखना है हमने, ठीक है। तो मान लो हमारे इसके बीच में क्या वैल्यू आई, 2.5 वैल्यू आई, तो हमने यहाँ पे लिखना है बिल्कुल, मतलब कि मिड वैल्यू के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई गई। इसके बाद अगले जोड़ को तीसरे व चौथे वर्ष के बीच में लिखी यह क्रिया तब तक करते जाइए जब तक कि इस श्रेणी के अंतिम मूल्य पर न पहुंच जाए, ठीक है। ये सारा सेम स्टेप है, ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे इसका तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और पहले और दूसरे 4 वर्षीय योगों को जोड़कर तीसरे वर्ष के सामने लिखिए, यानी कि ये देखो मैं आपको एक बता भी देती हूँ,
क्या पता आपको इधर से क्लियर हो जाए, अदरवाइज अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इसका अलग से सोल्यूशन बता दूंगी आपको। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्केल्स दी गई है। ठीक है, हम पहले क्या निकालते होते हैं, मूविंग टोटल निकालते होते हैं। तो हमने इन चारों को जोड़ किया, इन दोनों के बीच में लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को स्किप कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, क्या है, अब पहले और चौथे दूसरे वर्ष योगों को जोड़कर तीसरे वर्ष के सामने लिखिए। इसी प्रकार दूसरे व तीसरे 4 वर्षीय योगों को चौथे वर्ष के सामने लिखिए तथा इस क्रिया को तब तक अंत तक दोहराते रहें। ठीक है, इस प्रकार से उपलब्ध 8 वर्ष। अब हमने क्या करना है, जो इन दोनों का है, इन दोनों को क्या करना है, हमने जोड़ना है। दूसरे और तीसरे को बोला ना इसने, सेकंड दूसरे 4 वर्षीय योगों को जोड़कर। ठीक है, तो हमने इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, ये हम जोड़ते रहेंगे आगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या बोला, इस प्रकार से उपलब्ध 8 वर्ष के योगों से 8 से भाग दीजिए। जो ये आए है ना, जैसे कि हमने इन दोनों का, इनका निकालता फिर इनका निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमने इनको क्या करना है, अब 8 से डिवाइड करना है। ये मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन में बता दूंगी, एक वीडियो में बना दूंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या किया है, कैसे किया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज आएंगी मूविंग टोटल के अंदर, इसके अंदर बस एक ही स्टेप ज़्यादा है। पहले हम क्या करते होते हैं, हम डायरेक्ट करते होते हैं कि 4 ईयरली निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि 4 ईयरली निकालना होता है, तो हम पहले मूविंग टोटल निकालते हैं जितना भी हमने निकालना होता है। ठीक है, मूविंग टोटल निकाल के फिर हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज निकाल देते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं और वो फिर हमारी मूविंग एवरेज निकल जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक स्टेप ज़्यादा है, हमने क्या करना है, 4 ईयरली मूविंग टोटल निकालने के लिए हमने इन दोनों को ऐड करना है पहले। ठीक है, फिर हमने 8 से डिवाइड करना है, ऐड करके फिर 8 से डिवाइड करना है। ये चीज़ आपको याद रखने वाली है। इस प्रकार से उपलब्ध 8 वर्ष के योगों को 8 से भाग दीजिए। ये मूल्य ही 4 वर्षीय चल औसत होती है और विभिन्न वर्षों के प्रवृत्ति मूल्य को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल सभी किए। द्वितीय विधि यही है। ठीक है, इसके अंदर भी यही, आपने थ्योरी के अंदर और कुछ नहीं लिखना, ज़्यादा आपको नहीं मेंशन किया हुआ आएगा कि आपने द्वितीय विधि बतानी है। आप अगर आपके क्वेश्चन में आया भी तो आपको डायरेक्ट पूछा गया होगा। ठीक है, ये नहीं बताना आपने कि 4 ईयर की फर्स्ट विधि ये है और सेकंड विधि ये है, तो आपने ये वाला नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट मेथड ही करना है। इसके बाद आपकी थ्योरी में ये वाला एक क्वेश्चन है बाहर वाला, ये मैं आपको तभी बता दूंगी जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में हमारे यहीं तक रहेगा। जितना भी मैंने आपको करवाया है आप वो अच्छे से करके देख लेना। यदि कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं आपको वीडियो बना के सॉल्व करके दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।